छात्रों, आज की कक्षा में आप जानेंगे कक्षा 8 का भूगोल, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ये कक्षा 8 का भूगोल चैप्टर 2 है। इसमें बताया गया है कि तांजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव में बाम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियां की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर नाम का एक लड़का है जो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। और प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तब अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है और पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो छात्रों, माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण होता है। इन स्थानों पर एक दूसरे से भिन्न होने का प्रमुख कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। जैसा कि आप पहला चैप्टर संसाधन में पढ़े थे, तो भूमि भी जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भूमि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से शामिल है, जो भूपृष्ठ के कुछ क्षेत्रफलों का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्रता ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है और उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। तो छात्रों, भूमि के उपयोग, भूमि का हम किन किन चीज़ों में उपयोग करते हैं? तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी, खनन के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए। तो साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर जैसे बच्चों के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। तो सामान्य रूप में इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा के लिए, फलों के लिए, नट या औषधीय जड़ी बूटियों और एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को
साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती जाती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है और स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि का व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग जो है वह प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं और वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा भी बन गया है। जैसे यहाँ कुछ दृश्य दिखाया गया है, 4 गो ये तस्वीर जो दिखाया गया है, जिसमें पहला दृश्य दिखाया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ जो है हरा भरा क्षेत्र है, चारों तरफ कृषि और झोपड़ियाँ हैं। लेकिन दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि कृषि क्षेत्र कुछ ही बचा है और धीरे धीरे जो है लोगों ने घर बनाना, पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया गया है। तीसरा चित्र में दिखाया गया कि पूरी तरह से शहरीकरण में बदलता जा रहा है, थोड़ा मोड़ा जो है कृषि क्षेत्र बचा हुआ है। और चित्र चौथा में दिखाया गया है कि गांव का नामो निशान खत्म हो चुका है, पूरी तरह से शहरीकरण हो गया है। तो इस तरह मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते जा रहा है, जिससे क्या होता है कि पेड़ पौधे जो है इस पृथ्वी से नष्ट होते जा रहे हैं। इसी के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग भी होता जा रहा है। तो भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है और इसलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संसाधन के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब छात्रों आते हैं मृदा में। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं और यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। अस्थायी रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों के टूटने फूटने से होता है। छात्रों, ये दिखाया गया है भूस्खलन का दृश्य। तो छात्रों, ये है मृदा परिच्छेदिका है, जिससे मृदा के अलग अलग भाग को दिखाया गया है। सबसे ऊपर वाले भाग जो है वह ह्यूम्स, जो घास की मात्रा, हरा रंग दिखाई दे रहा है। इसके बाद है बालू गाद से बना मिट्टी, पीला रंग का जो दिखाया गया है वह है आग्नेय क्षरित चट्टान और सबसे नीचे में दिया गया है जनक चट्टानें। तो भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों में से होता है यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है मृदा, और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ये है मृदा का जो है कुछ डायग्राम बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि मृदा से संबंधित पहला है जनक शैल रंग गठन, दूसरा में दिखाया गया जलवायु, तापमान, वर्षा, फिर चौथा में दिखाया गया है समय, मृदा परिच्छेदिका। तो ये है कुछ डायग्राम मृदा से जुड़ा हुआ। तो छात्रों, ये मृदा निर्माण के कारक है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैली का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न तरह के मृदा पाए जाते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा को किस तरह बर्बाद किया जाता है, मृदा को किस तरह बचाया जाता है। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्यतः खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है।
मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग से वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। और मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार से होती है, जैसे आ गया तुम्हारा मल्च बनाना, जैसे पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थों जैसे परवाल जैसे ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। वेदिका फॉर्म है, समुच्चय जुताई है। वेदिका फॉर्म जैसे होता है चौड़े समतल सोपान अथवा वैदिक तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और उनमें पृष्ठ प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाए। समुच्चय रेखीय जुताई जो होता है वह एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। और अच्छक मेखला जो दिखाया गया है, जो एक कतार से पेड़ को लगाया जाता है, जो तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए 20 कतारों में लगाए जाते हैं। तो छात्रों ये है रक्षक मेखला। समोच्च रेखीय रोधिकाएं जो है वह एक बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, क्रियाकलाप में 2 चित्र दिखाया गया, जिसमें से एक में जो है पौधे लगाया गया है, एक में जो है सिर्फ मिट्टी है। तो इसमें जो है पानी जब मग से गिराया जा रहा है तो इसमें दिखाया गया है कि किसमें सबसे अधिक मृदा का अपरदन होता है। तो इससे देख के आप समझ गए होंगे कि जिसमें पेड़ पौधा है उसमें मृदा का अपरदन कम होता है, जिसमें पेड़ पौधा नहीं है उसमें मृदा अधिकतर बह जाती है, अपरदित हो जाती है। चट्टान बांध यह जल के प्रभाव की कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर कतारों में उगाई जाती है। अब आते हैं जल में। जल क्या है? तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है जो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। इस पृथ्वी को लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल जो है वह लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सागर का जल में जो है नमक की मात्रा बहुत अधिक है और अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग जो है वह बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल है जो जमीन के नीचे से कुआं के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा निकाला जाता है। नदियों और झीलों का पानी जो है वह अलवणीय जल है जो पीने योग्य है, तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में भी जो है अलवणीय जल पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल जो है वह पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है और पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा जो है स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है।
जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण मुख्य कारक जो है बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग को बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं, तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। इन सब देशों में अलवणीय जल की कमी है और ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है और उनमें जल की कमी बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप ही हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल के अभाव हो सकता है। तो छात्रों, एक चित्र में दिखाया गया है यमुना नदी में जो है जल प्रदूषित जल को दिखाया गया है। इस चित्र में जल संसाधनों का संरक्षण किस तरह कर सकते हैं, तो आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है और इन छीन होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका जो है अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित तथा आंशिक रूप से संशोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक वाहित स्राव जल के प्रमुख संदूषक है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें से अधिकांश रासायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रोतों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाहों को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, इस तरीका से जो सिंचाई करनी चाहिए ताकि जल की बर्बादी न हो। और जल की क्षति रोकने के लिए क्षेत्र की जो है वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा उपयोगी होता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो छात्रों, यहाँ एक चित्र में दिखाया गया है रेशम कीट का, जो रेशम पालन किया जाता है। और ये जो है एक पुष्प का चित्र दिखाया गया है। ये सब हमारे परितंत्र के कुछ अंग है। तो छात्रों, इस अध्याय में आप जाने, इसमें दिखाया गया है, ये है गिद्ध का चित्र, इसे अंग्रेजी में वल्चर कहते हैं। और ये है किंगफिशर, जो नीले रंग का होता है। इन सब जो है, इन सब पक्षियों को जो है अभी जो इन लोग का जीवन संकटग्रस्त में जो है। मधुमक्खी हमें जो है शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीवों को खाने के कारण एक अपमार्जक है जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ये दिखाया गया अजगर, ये अजगर सांप है।
तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जो है विशाल वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार के वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार भी उसकी संगठन कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष घास उगती है जिसमें विश्व के घास स्थलों का निर्माण होती है और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गाढ़ी होती है और वाष्पोत्सर्जन होने वाले आर्द्रता की हानि घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है जो शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस की लाइकेन सम्मिलित है। तो छात्रों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो वन जो है हमारी संपदा है और पौधों जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटग्रस्त है जो लुप्त होने के कगार पर है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, ये है ब्लैक बक, काला हिरन। इसका जीवन जो है संकटग्रस्त है। तो पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों को एकत्रित और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया जा रहा है, जिससे ये सब जंतु जो है वो संकटग्रस्त में है। मगरमच्छ, ब्लैक बक, काला हिरन, हाथी, शेर, शुतुरमुर्ग, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ इत्यादि। तो छात्रों, आपने इस अध्याय में देखा, इसमें कुछ दिखाया गया। हिरन भी है, चीतलों का चित्र दिखाया गया, ये हाथियों का झुंड दिखाया गया है। तो इस अध्याय में कुछ अभ्यास में कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है जिसे आप स्वयं कीजिएगा और ये कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। तो छात्रों, इस अध्याय में आपने जाना भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। अगले वीडियो में आप लोग के लिए फिर एक नया अध्याय लेके आएंगे। जय हिंद।